आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जिसमें हम डेली 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो इस कड़ी में हमारे आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच फिनटेक कंपनी हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए चीता इन द इंडियन यूनिकॉर्न एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड 2025। यानी हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को हुरून इंडिया द्वारा इंडिया यूनिकॉर्न और फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड में चीता के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हमारा होने वाला है वो है आपका इनोवेटी टेक्नोलॉजीज। यानी इनोवेटी टेक्नोलॉजीज नाम की जो कंपनी है उसे चीता का टाइटल दिया गया है। अब सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि ये यूनिकॉर्न होते क्या हैं, ये चीता या गजेल ये सब क्या होते हैं। तो यूनिकॉर्न की अगर हम बात करें तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा होती है, उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। गजेल वो होती हैं, गजेल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है 3 साल में जो कंपनी यूनिकॉर्न बन जाएगी वो गजेल कहलाती है। और चीता वो कंपनी कहलाती है जो 5 साल के अंदर यूनिकॉर्न बनेगी। यानी कि अभी जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को ये जो टाइटल दिया गया है चीता का, इसका मतलब ये 5 साल के अंदर यूनिकॉर्न बन सकती है। और इस टाइटल को या इस रिपोर्ट को हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निकाला है, जो दुनिया भर के अमीर लोगों और कंपनीज की रैंकिंग के लिए फेमस है। अब इसमें अगर हम बात करें रेजर पे की और भारत पे की, तो ये ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई यूनिकॉर्न क्या होता है, गजेल और चीता में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रपोज्ड विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड पर फाइनेंशियल ईयर। यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक के तहत प्रति वित्तीय वर्ष कितने दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो है 125 डेज। यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025 में सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब साल में 125 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा। पहले मनरेगा में सिर्फ 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब जो है वो 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यानी 25% इसको इंक्रीज कर दिया गया है। पहले स्कीम डिमांड ड्रिवन थी, यानी कि मांगने पर काम मिलता था। अब ये नॉर्मेटिव फंडिंग पर चलेगी, यानी बजट के हिसाब से पहले से प्लान होगा। ठीक है, मनरेगा की बात अगर हम करें तो मनरेगा एक्ट 2005 में पास हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम माना जाता है। जो मनरेगा है ये 2005 के अंदर इसका एक्ट पास किया गया था, और ये सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम भी है। और अगर हम हमारे डीपीएसपी की बात करें, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 41 जो है वो राइट टू वर्क यानी कि काम करने का अधिकार देने की बात करता है। और ये डीपीएसपी है। तो इसके बारे में हम चर्चा हमारे पॉलिटी के सेशंस में करेंगे, और जल्दी ही हम पॉलिटी की एक रिवीजन सीरीज लाने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और अगर हम इसके मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट जो है उस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, हु वाज रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। यानी कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनकर किसने इतिहास रचा है। तो हमारा आंसर होने वाला है संगीता बरुआ पिशारोटी। संगीता जो है संगीता बरुआ पिशारोटी, इन्होंने प्रेस क्लब की जो है पहली महिला अध्यक्ष बन करके इतिहास रचा है। और इन्होंने 21-0 से क्लीन स्वीप किया, यानी कि उनके पैनल ने सारी सीट्स जीत ली हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रेस फ्रीडम की या फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है वो अलग से कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। लेकिन आर्टिकल 19(1)(a), जहाँ पर हमें कुछ स्वतंत्रताएं मिलती हैं, तो सबसे पहली स्वतंत्रता जो हमें मिलती है वो होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही इसके बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है जो हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता है। तो इंडिया की रैंकिंग चेक करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच माउंटेनियर फ्रॉम उत्तराखंड हैज रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय सक्सेसफुली समिटिंग माउंट विंसन, द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। यानी कि उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी
माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतह करके इतिहास रचा है। तो देखिए, इसका आंसर बताने से पहले एक चीज आप ये भी ध्यान रखना कि अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, माउंट विंसन है। तो इसका जो आंसर होने वाला है हमारा वो है कविता चंद। कविता चंद जो है उन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन, जिसकी जो हाइट है वो है 4892 मीटर, यानी कि 4892 मीटर इसकी हाइट है, उसको फतेह कर लिया है। और ये 7 समिट चैलेंज पूरा करने निकली हैं। इनका जो टारगेट है वो है 7 समिट। 7 समिट का मतलब होता है कि सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना। तो सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर ये चढ़ने के लिए निकली हैं। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को ये ऑलरेडी जो है वो फतेह कर चुकी हैं। ठीक है। और इनके गाइड जो हैं उनका नाम है मिंगमा डेविड शेरपा। मिंगमा डेविड शेरपा जो हैं वो खुद एक माउंटेनियर रह चुके हैं, लेजेंडरी माउंटेनियर। और ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में अंटार्कटिका से रिलेटेड एक चीज आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि इंडिया के जो रिसर्च स्टेशंस हैं, जिसमें से एक जो है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, इसे हालांकि जो है इसे डीकमीशन कर दिया गया है। डीकमीशन का मतलब ये अब काम नहीं करता है। अभी फिलहाल जो हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं उनमें से एक है मैत्री और एक है भारती। ये दो रिसर्च स्टेशंस अंटार्कटिका में अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल, व्हाट इज इंडियाज रैंक ग्लोबली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्पिटिटिवनेस। यानी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व स्तर पर भारत का क्या स्थान है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है थर्ड, तीसरे स्थान पर भारत है। टेक्नोलॉजी में इंडिया का डंका बज रहा है, ये हमें पता है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार एआई कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया वर्ल्ड में थर्ड रैंक पर आ गया है। हम सिर्फ यूएसए और चाइना से पीछे हैं। हमने यूके, जापान और जर्मनी जैसे डेवलप्ड नेशंस को पीछे छोड़ दिया है। खास बात इसमें यह है कि टॉप 3 में इंडिया अकेला लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, यानी कि बाकी दोनों कंट्रीज जो हैं वो हायर इनकम साइड में आते हैं। और इंडिया के एआई मिशन की अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट ने इंडिया में एआई कंप्यूट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है। इंडिया एआई मिशन जो है, इंडिया एआई मिशन, इसके लिए सरकार ने 10,300 करोड़ का बजट रखा है। 10,300 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने इसमें रखा है। अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें, तो इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है एरावत। एरावत जो है वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। और दुनिया के टॉप सुपर कंप्यूटर्स में ये शामिल है। अगर हम फादर ऑफ एआई की बात करें, तो जॉन मैकार्थी को माना जाता है फादर ऑफ एआई। जॉन मैकार्थी जो है उन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सागर बंधु टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस टू विच कंट्री फॉलोइंग द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय साइक्लोन दितवा। यानी कि चक्रवात दितवा से हुई तबाही के बाद भारत ने किस देश को मानवीय और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है श्रीलंका। ठीक है। जब पड़ोसी मुसीबत में हो तो इंडिया सबसे पहले पहुंचता है, ये बात तो हमें पता ही है। और साइक्लोन दितवा की वजह से श्रीलंका में भारी तबाही हुई। इंडिया ने मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो लॉन्च किया था। इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स वहाँ पे बेली ब्रिजेस, यानी कि टेम्पररी स्टील ब्रिज जो होते हैं वो बना रहे हैं, ताकि वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी वापस से शुरू हो सके। ठीक है। तो ये ऑपरेशन जो है वो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। इंडिया हमेशा से जो है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाता आया है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच अगर हम समुद्री रास्ते की बात करें, तो उसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट, यानी कि हमारी जो समुद्री सीमा है वो पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य, इसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। श्रीलंका के साथ हमारी जो सीमा है वो एक समुद्री सीमा है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर हम बात करें मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, तो दो नाम आप याद रख सकते हैं। एक तो मित्र शक्ति, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स।
ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। हालांकि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी आपके लिए लेकर के आऊँगा, जो साल की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया अलग अलग देशों के साथ करता है, उनकी एक लिस्ट हम उसकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। हम फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गूगल्स न्यू अनाउंस प्रोजेक्ट सन कैचर। न्यू अनाउंस प्रोजेक्ट है गूगल का, हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट है सन कैचर। उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसके अगर हम प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो वो है टू डेप्लॉय सोलर पावर्ड डेटा सेंटर्स इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में सौर संचालित डेटा केंद्र स्थापित करना। गूगल अब जमीन से ऊपर अंतरिक्ष में भी डेटा सेंटर्स लगाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट सन कैचर, ठीक है। और स्पेस में सोलर पावर्ड डेटा सेंटर्स लगाना, इससे धरती पर बिजली की खपत भी कम होगी और कूलिंग की प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं होगी, ठीक है। और गूगल इसके लिए प्लैनेट लैब्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, एक संस्था है प्लैनेट लैब्स, इसके साथ गूगल जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है। और आउटर स्पेस की एक ट्रीटी है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई स्पेस किसी भी देश का नहीं है, इसलिए वहाँ डेटा रखने से एक डेटा सॉवरेनिटी, यानी कि किस देश का कानून उस पर लागू होगा, इस पर भी एक नया सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। अब देखते हैं जब ये बन जाएगा तब उसके बाद उसके ऊपर किस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं, किस प्रकार की चर्चा होती है। लेकिन स्पेस में ये सब करने से कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे स्पेस में 24 घंटे सूरज की रोशनी मिलेगी, तो सोलर पावर के लिए जो है वो ये परफेक्ट होगा, ठीक है। और गूगल के सीईओ का नाम जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, गूगल के सीईओ कौन है। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का जो ईयर रखा गया है वो 2027 यानी कि 2027 रखा गया है, ठीक है। तो हम फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं उनको उनकी कंट्रीज के साथ जो है वो आपको मिलान करना है, यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें, उनको आप अपने देशों के साथ मिलान करेंगे। तो यहाँ पर तीन नाम दिए गए हैं, बोरिंडो, मुआजिंदिका और डोंगहो। बोरिंडो जो है उसकी अगर मैं बात करूँ तो बोरिंडो पाकिस्तान का एक मिट्टी से बना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किससे संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है, यानी कि पहले में आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। मुआजिंदिका की अगर मैं बात करूँ तो ये केनिया का एक स्पिरिचुअल डांस है। ये केनिया का स्पिरिचुअल डांस है और हीलिंग के लिए ये यूज किया जाता है। और डोंग हो की अगर मैं बात करूँ तो ये वियतनाम की एक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आर्ट है। ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आर्ट है। तो इसमें आ जाएगा आपका, सॉरी, इसमें आ जाएगा आपका सी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ए। तो बी सी और ए, बी सी और ए, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। और इसमें अभी कुछ समय पहले ही दीपावली को भी शामिल किया गया है। दीपावली को इंडिया से इसमें शामिल किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। और इसको जारी कौन करता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको जारी करता है यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो इसे जारी करता है, ठीक है। और ऐसे और चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई यूनेस्को किन किन चीज़ों की लिस्ट जारी करता है, तो उसको आप हमेशा जब भी न्यूज़ में आता है तो उसके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डिजाइन ऑफ INSV कौंडिन्या, ए हैंड स्टिच्ड सेलिंग वेसल रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी, इज इंस्पायर्ड बाय ए पेंटिंग फाउंड इन विच हेरिटेज साइट। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हाथ से सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य का डिजाइन किस विरासत स्थल में मिली एक पेंटिंग से प्रेरित है? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस जहाज जो है उसमें स्टिचेस लगाए गए हैं, यहाँ पर कीलें नहीं ठोकी गई हैं, इसे रस्सियों से जो है वो सिला गया है। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अजंता केव्स की जो पेंटिंग्स हैं उनसे इसका जो है वो एक तरीके से इंस्पायर्ड किया गया है। और इसे बनाया क्यों गया है कि ये समुद्री मार्गों पर जो है वो चल सकेगा, और 5वीं सेंचुरी के जो रूट्स थे ये उनको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की गई है। और इसमें कील के स्थान पर मैंने आपको बताया कि भाई इसे रस्सी से सिला गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक है प्रोजेक्ट मौसम, जो एंशियंट मैरीटाइम रूट्स को रिवाइव करने के लिए बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एंशियंट रूट्स के लिए ही ये जहाज बनाया गया है, तो 5वीं शताब्दी के रूट्स पर ये चल सकेगा। और इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इंडियन नेवी डे जो है ये भी आप ध्यान रख सकते हो, नेवी डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और अगर हम बात करें इन अजंता गुफाओं की, तो ये अजंता गुफाएं जो हैं ये औरंगाबाद, औरंगाबाद
महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं, और मेनली ये गुप्ता पीरियड और वक्टका पीरियड के टाइम की मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए भी। तो हम फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल कंडक्टेड बाय एम्स दिल्ली टू इवेल्युएट द इंडिजीनियस एडवांस्ड ब्रेन स्टेंट सुपरनोवा, यानी कि स्वदेशी उन्नत ब्रेन स्टेंट सुपरनोवा का मूल्यांकन करने के लिए एम्स दिल्ली द्वारा दिए गए नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल का नाम क्या है? तो इस क्लिनिकल ट्रायल का जो नाम रखा गया है, वो रखा गया है ग्रास रूट। ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में मेक इन इंडिया की एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि एम्स दिल्ली ने ग्रास रूट नाम का क्लिनिकल ट्रायल किया। इसमें इंडिया में बने ब्रेन स्टेंट सुपरनोवा को टेस्ट किया गया है। तो ब्रेन स्टेंट का नाम जो है वो है सुपरनोवा। सुपरनोवा इस ब्रेन स्टेंट का नाम है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्ट्रोक डिवाइस को इंडिया के अपने क्लिनिकल डेटा के बेसिस पर अप्रूवल मिला है। इस ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में, इससे जो है ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में क्रांति आएगी। ठीक है, और ब्रेन स्ट्रोक तब होता है, अगर ब्रेन स्ट्रोक की हम बात करें, तो ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग की नस ब्लॉक हो जाए या फट जाए। ये स्टेंट ब्लॉकेज को खोलने के लिए जो है वो यूज किया जाएगा। और अगर हम एम्स की बात करें, तो एम्स की स्थापना की गई थी 1956 के अंदर। एम्स की स्थापना 1956 के अंदर की गई थी। और इंडिया में मेडिकल डिवाइस को अप्रूव करने वाली जो संस्था है, उसका नाम है CDSCO, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स MCQs, और इनकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए अलग अलग GK की जो हमारी सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन क्लासेस भी लेकर के आने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।